Okay, so prelims 2026 पेपर हैज़ बीन completed just now और हम सबसे पहले इकोनॉमिक सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चंस जो भी आए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन. If we see the primary observation, total there are 16 questions which have come in the paper. Total 16 questions हैं. अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ ओवरलैपिंग क्वेश्चंस भी हैं. ओके, स्टैटिक पोर्शन इज लेस, स्टैटिक पोर्शन कम है, करंट पोर्शन इज लार्ज. ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं. इफ यू सी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इजी क्वेश्चंस आर 3, मॉडरेट आर 8 एंड हार्ड क्वेश्चंस आर 5. हार्ड का मतलब है कि यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है. और कुछ नया पैटर्न भी हमने देखा है, नई टाइप ऑफ स्टेटमेंट फ्रेमिंग भी हमने देखी है जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ओके, ओवरऑल मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि क्वेश्चंस आर स्लाइटली लेंदी एंड क्वेश्चंस आर करंट अफेयर्स बेस्ड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड if you have conceptual clarity you will be able to sail through it very easily. ठीक है, तो क्वेश्चंस आर नॉट वेरी इजी बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपको हमेशा हेल्प करेगी. हमने जो क्लासेस में डिस्कशन किया है उस डिस्कशन से मैं अपने डिस्कशन को लिंक करता हुआ चलूंगा. ठीक है, सो अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो टॉपिक वाइज मनी बैंकिंग फिनटेक, दिस हैज बीन द टॉप मोस्ट टॉपिक. यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, 4 क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ से ही जो लिंक होते हुए आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी, ई कॉमर्स, डिजिटल इकोनॉमी, ये भी 4 क्वेश्चंस हैं. तो हम कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चंस आर लार्जली फ्रॉम द मनी बैंकिंग, फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन एटसेट्रा. ओके, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का जो वेटेज है वो रिड्यूस हुआ है. लास्ट ईयर तक फाइनेंशियल मार्केट से 5 to 6 क्वेश्चंस आते थे. दिस टाइम इट हैज बीन रिड्यूस टू 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ से आए हैं. पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी भी, इसका वेटेज भी कम हुआ है, इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन आया है. अर्लियर इट यूज्ड टू बी मल्टीपल क्वेश्चंस, जैसे हमने देखा था 2025 में देयर वर 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी. टैक्सेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, देन इंडस्ट्री, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज प्योरली करंट अफेयर्स मोस्टली. सो यहाँ से 5 क्वेश्चंस आपके आए हैं, राइट. सो दिस इज द चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन, यानी कि कुछ ही चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं और बाकी चैप्टर से कंप्लीटली एब्सेंट हैं. ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट. ठीक है, टैक्सेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, राइट. तो हम देख रहे हैं कुछ चैप्टर्स तो कंप्लीटली एब्सेंट हैं. उसी तरह से नेशनल इनकम, बेसिक्स, वो कंप्लीटली एब्सेंट हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट रहेगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दिखाऊंगा, आई विल रीड दैट एंड आई विल डिस्कस द आंसर. In the next slide you will have the explanation which you can read properly. This answer explanation PPT PDF will be available in the Telegram channel of the Ensure IAS, जिसका लिंक आपको इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which one of the following statements about Unified Payment Interface UPI and CBDC Central Bank Digital Currency Digital Rupee इज नॉट करेक्ट. सो यहां पर देखिए आपको थोड़ा अलर्ट होना है. सबसे पहले तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्ट. ओके, सेकेंडली देखिए यूपीआई और सीबीडीसी डिजिटल रुपी, ये तो हम क्लासेस में बहुत अच्छे से करते हैं, करंट अफेयर्स में भी रहते हैं और हमेशा ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. डिजिटल रुपी के ऊपर अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 3 ईयर्स में, और ये आपका 3rd क्वेश्चन है, यानी कि 4 ईयर्स में आपके टोटल 3 क्वेश्चन हम देख सकते हैं. हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन डिजिटल रुपी से लिंक होकर के आ रहा है और ये अगले भी आने वाले सालों में आता रहेगा. तो डिजिटल रुपी को आपको अच्छे से पढ़ना है, यूपीआई को आपको अच्छे से पढ़ना है. तो हम कह सकते हैं कि दिस क्वेश्चन वाज प्रिडिक्टेबल, आपको प्रिपेयर करना चाहिए था, आपने प्रिपेयर किया होगा तो इजी रहेगा. यूपीआई, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. यूपीआई इज ए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बट डिजिटल रुपी इज अकिन टू सॉवरिन पेपर करेंसी. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सी लिख देंगे. In case of UPI, settlement for end users happens instantly as the money gets immediate debited or credited. But in case of digital rupee, there is no settlement as the wallet balance gets transferred
टू अनदर वॉलेट। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यूपीआई वाले केस में क्या होता है, जैसे हम पेमेंट करते हैं इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। डिजिटल रुपये में दिस इज हैपनिंग थ्रू वॉलेट, तो यहाँ पर वॉलेट का चेंज होता है। ये डिजिटल रुपये का जिन लोगों ने मेरी फाउंडेशन क्लास अटेंड करी है यहाँ पर एंश्योर आईएएस में, उनको याद होगा मैंने ऐप के थ्रू दिखाया था कि आप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो। हर बैंक का अलग वॉलेट होता है, आईसीआईसीआई बैंक का मैंने करके दिखाया था, और वो आपका बैंक स्टेटमेंट से लिंक नहीं होता है, बिकॉज आपका जो डिजिटल करेंसी का वॉलेट है वो बैंक अकाउंट का पार्ट नहीं है, दैट इज जस्ट लाइक योर फिजिकल वॉलेट। तो फिजिकल वॉलेट में आप अपनी जेब में पैसा रखते हैं और डिजिटल वॉलेट में वो आपके ऐप में, फोन की ऐप में पैसा रहता है, तो बैंक स्टेटमेंट से कोई लिंक नहीं है। अगर एक अकाउंट ऑफ डिजिटल रुपी से दूसरे अकाउंट में हम पैसा भेजते हैं तो वो सिर्फ वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर कोई भी सेटलमेंट वाली बात नहीं है। सेटलमेंट वाली बात कहां पर आती है, जहां पर बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। नाउ स्टेटमेंट 3, यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय बैंक्स एंड रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूपीआई में हमारा जो ट्रांसफर होता है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में होता है, राइट। But in case of digital rupee, no data is captured in the bank statement as transactions are from one wallet to another wallet. Yes, absolutely. ये हमने डिफरेंस बताया था। मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ कि भाई आप अगर यूपीआई यूज़ करते हो, आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो, वर्सेस अगर आप डिजिटल करेंसी यूज़ करते हो, तो ये डिफरेंस भी मैं क्लासेस में डिस्कस करता हूँ, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। नाउ डी, इन बोथ द केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रुपी द लायबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड दियर रिस्पेक्टिव बैंक्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यूपीआई में तो एब्सोल्युटली इट लाइज विद द बैंक, क्योंकि पैसा बैंक के पास रखा हुआ है। डिजिटल रुपी में दिस इज द सोवरेन करेंसी, तो सोवरेन करेंसी की जो लायबिलिटी है वो बैंक के पास नहीं है, वो आरबीआई के पास है। आरबीआई इज लायबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट। आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। और ये भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, और ये स्टेटमेंट पहले भी पास्ट ईयर में आई थिंक 24 में आ चुकी है। इनडायरेक्टली उन्होंने दूसरी तरह से पूछा है इस स्टेटमेंट को। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करने चाहिए, करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से करने चाहिए। सो दिस एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली मेंशन्ड है नितिन सिंघानिया सर की बुक में, जो हम क्लासेस में रेफर करते हैं, जो हमारी फाउंडेशन कोर्स में भी यूज होती है, डायरेक्टली मेंशन्ड है। और आप जिन लोगों ने फाउंडेशन क्लास मेरी अटेंड की है उनको क्लियरली पता होगा, जिन्होंने नितिन सर की बुक पढ़ी है उनको भी पता होगा। एक सेपरेट डिस्कशन और सेपरेट ये सेपरेटली क्लियरली मेंशन्ड है एनबीएफसी और बैंक के बीच में डिफरेंस, राइट। So consider the following statement about non-banking financial companies NBFCs in India. Number 1, NBFCs cannot accept demand deposit. So this is correct. भाई NBFC जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ये एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ सेकंड, ऑल द NBFCs ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड इन द आरबीआई विद द आरबीआई। सो देखिए ऑल द एनबीएफसीज, ऑल जैसे ही एक्सट्रीम वर्ड आता है तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो एनबीएफसीज हैं दीज आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट रेगुलेटर्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी एनबीएफसी मानी जाती है, और वो इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी कि IRDAI के पास रजिस्टर होते हैं। उसी तरह से आपकी वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज होती हैं, ये आपकी सेबी के पास रजिस्टर होती हैं, बिकॉज दीज आर ऑपरेटिंग इन द कैपिटल मार्केट। सो वैसे इन जनरल भी ऑल वर्ड जहां पर आता है आपको अटेंटिव होना चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से भी आप इस स्टेटमेंट को ठीक कर सकते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। नंबर 3, NBFCs form part of the payment and settlement system and can issue check drawn on itself. So देखिए ये भी एक डिफरेंस मैं बताता हूं कि देखिए NBFCs कभी भी चेक इशू नहीं कर सकते, वो सिर्फ बैंक ही कर सकते हैं। बैंक्स आर द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। सो स्टेटमेंट 3 भी आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। नाउ स्टेटमेंट 4, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ डिपॉजिट टेकिंग NBFC। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है,
क्योंकि DICGIC की जो फैसिलिटी होती है दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर द बैंक्स, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 बोथ आर करेक्ट, और ये आपकी आंसर इज ऑप्शन ए। सो हम देख रहे हैं कि देखिए अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, क्वेश्चंस अगर आप पढ़ें तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर से है, और इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज फ्रेमिंग है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, एकदम पूरी तरह से नया टाइप ऑफ आंसर यहां पर इन्होंने पूछा है। ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट की फ्रेमिंग है, स्टेटमेंट 2 वैलिडेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेट स्ट्रेटजीज एनविजन्ड इन स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 to 3 का जो आपस में इंटरलिंकिंग है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे CSAT में RC पूछते हैं ना, उस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए सागरमाला के बारे में, और आपको इंग्लिश पर भी थोड़ी कमांड चाहिए, लैंग्वेज पे भी थोड़ी कमांड चाहिए आपको। तो AI के ज़माने में सिविल सर्विस पेपर जो है वो आपका और ऑप्टिमाइज हो रहा है और नए डायमेंशंस को टच कर रहा है। तो ये एक कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और लेंथी क्वेश्चन है, आपको समझने में और सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस को अप्लाई करते हैं तो करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको इस एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए और आपको लेटरल थिंकिंग भी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, जैसे हमने देखा NBFC वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, UPI और डिजिटल रूपी वाला मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, मतलब कि इतना इजी भी नहीं था लेकिन डुएबल था। और ये सागरमाला क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है, लेकिन अगर आप इसको करते जाएंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सागरमाला प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 1, the Sagarmala program seeks to achieve port-led economic growth through cost-effective and sustainable coastal infrastructure. This statement is absolutely correct. वैसे भी कॉमन सेंस से ये इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें इनकरेक्ट लगती हो। So this is correct statement, ठीक है। Now the success of the Sagarmala program is reflected in the significant growth in coastal and inland waterway shipping, along with the improved global port rankings. So देखिए ये यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड नॉलेज चाहिए, तो हमारी एक्चुअल में जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3, सागरमाला 2.0 यानी कि सेकंड वर्जन ऑफ द सागरमाला एम्स टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब अलोंग विद आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047 विजन्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज का यूज करना होगा, करंट अफेयर्स की नॉलेज का। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट स्कीम है और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है आपके नितिन सिंघानिया सर की बुक में भी, और अदरवाइज भी ये न्यूज़ में रहती है। अब ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 3 लेयर्स हो गए स्टेटमेंट्स, ये 1 2 3 राइट, फिर स्टेट ऑप्शंस में भी 1 2 3 स्टेटमेंट है, और फिर लास्ट में आपका कोड आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि 3 लेयर्ड क्वेश्चन है आपका। ये फर्स्ट टाइम इस तरह की फ्रेमिंग हुई है क्वेश्चन की। स्टेटमेंट 2 वैलिडेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजीज एनविजन्ड इन स्टेटमेंट 1, यानी कि स्टेटमेंट 2 वो स्टेटमेंट 1 की जो स्ट्रेटजीज है उनको वैलिडेट करता है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? द सक्सेस ऑफ सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज। तो हमने बोला था पोर्ट लैड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पोर्ट लैड इकोनॉमिक ग्रोथ ये इट इज विजिबल इन दिस ग्रोथ, राइट, along with improved global port ranking. तो this is perfectly fine. स्टेटमेंट में जो ऑप्शन 1 में जो 1 है दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है आपका कोड में 1, दिस इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेटमेंट 1 बाय एम्बेडिंग देम इनटू फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क। स्टेटमेंट 1 में हम कह रहे हैं अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, कोस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेटमेंट 3 में हम कह रहे हैं 2.0 ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन अलोंग विद अलाइंड विद द आत्मनिर्भर भारत। ये स्टेटमेंट 1 और 3 परफेक्टली अलाइंड हैं, यहाँ पर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, और स्टेटमेंट 3 एक्चुअली एक्सटेंड कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे 2 भी ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 1 कंट्राडिक्ट्स स्टेटमेंट 3 by focusing only on traditional infrastructure instead of modern innovation.
एक तो ओनली वर्ड से थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर स्टेटमेंट 1 कंट्राडिक्ट करता है स्टेटमेंट 3 को बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं है कि ओनली ट्रेडिशनल पे फोकस करना है हमें, ना तो ट्रेडिशनल वर्ड वहां पर है, और फिर ओनली से आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, एक्सट्रीम वर्ड आ गया आपका। सो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो आंसर इज ऑप्शन बी 1 एंड 2। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे, अब अगर आप उसको देख करके घबराएंगे नहीं, तो आप क्वेश्चन को सेल थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 एंड 2। नाउ दिस इज परफेक्टली इजी क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में था ये क्वेश्चन। ए बॉन्ड हुज प्रोसीड्स आर यूज्ड ओनली टू फाइनेंस और रिफाइनेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दोनों के लिए एनवायरमेंटल भी होना चाहिए और सोशल भी होना चाहिए। अगर सिर्फ एनवायरमेंट के लिए यूज होता है तो ग्रीन बॉन्ड होता है, अगर एनवायरमेंट और सोशल दोनों के लिए होता है तो सोशल बॉन्ड होता है। सॉरी, अगर इफ ओनली फॉर सोशल होता है तो सोशल होता है, अगर दोनों एनवायरमेंटल और सोशल के लिए होता है तो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड होता है। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। बेसिकली क्लासेस में मैं ग्रीन बॉन्ड भी डिस्कस करता हूँ, सॉवरिन बॉन्ड तो हम डिस्कस करते ही हैं, और एक हम ESG बॉन्ड भी डिस्कस करते हैं, राइट। सो ESG में आपका एक डायमेंशन और भी ऐड हो जाता है गुड गवर्नेंस का, लेकिन एक आपका सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड होता है जो एनवायरमेंटल और सोशल दोनों एस्पेक्ट को कंबाइन करके जो भी बॉन्ड की प्रोसीड होती है, बॉन्ड से जो भी पैसा रिसीव होता है, वो हम सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के थ्रू ऐसे प्रोजेक्ट में लगाते हैं जो एनवायरमेंटल और सोशल प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स बेस्ड है, और इस क्वेश्चन को अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा है, आप कॉमन सेंस से अपनी लेटरल थिंकिंग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेटरल थिंकिंग का मतलब आप जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, क्लास में कमेंट्री सुनते रहते हैं, आपका एक नेक डेवलप हो जाता है, एक आपको पता चलने लगता है कि यार ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये तो हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। So, which one of the following correctly represents the 3 key sub-indices of the Financial Inclusion Index of the RBI, right? So, अब हम देखते हैं इस ऑप्शंस को। क्रेडिट एक्सेस ये शायद हो सकती, ये तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस डेप्थ और पेंशन कवरेज, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अगर हम आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आरबीआई प्राइमरली हमारा बैंक पर फोकस करता है, तो इंश्योरेंस और पेंशन जो है ना वो आरबीआई के डोमेन में भी नहीं आती है एक तो, अदरवाइज भी हालांकि इंश्योरेंस और पेंशन भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखी जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा हम ब्रॉडर वे में अगर देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को, एडवांस लेवल पे देखते हैं, तब जाके हम इंश्योरेंस और पेंशन को कवर कर सकते हैं। आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई बैंकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, तो सॉरी ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी बैंकिंग एक्सेस, जीडीपी कंट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। अब यहाँ पर एक जीडीपी कंट्रीब्यूशन थोड़ा ओड है, मतलब ये तो कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन का डायरेक्ट लिंक नहीं है यहाँ पे। बैंकिंग एक्सेस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वर्ड, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी कैन बी वन ऑफ द फीचर, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तो वैसे भी आपको पता होगा, एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी इज द आंसर। एक्सेस का मतलब भाई चीजें फॉर्मली अवेलेबल हैं, ब्रांचेस हैं, एटीएम अकाउंट्स हैं। यूसेज का मतलब है कि पीपल आर एबल टू यूज इट थ्रू सर्विसेज लाइक क्रेडिट, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पेंशन। क्वालिटी का मतलब है कि कस्टमर का ध्यान रखा जा रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, राइट। सो आंसर इज दिस वन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपके पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करता हूं। मैं जब मैं आपको क्लास में बताता हूं फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट चैप्टर में फिस्कल डेफिसिट टॉपिक के जब मैं आपको नेगेटिव इंप्लीकेशंस बताता हूं, वहां पर ये कॉन्सेप्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि भाई अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट को बोरोइंग ज़्यादा करनी होगी, तो मार्केट में फंड कम अवेलेबल होगा। जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट से गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो
प्राइवेट सेक्टर के लिए जो फंड अवेलेबल होगा वो कम होगा, डिमांड सेम रहेगी प्राइवेट सेक्टर की लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे और समवेयर प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट सो मच एंड इट विल गेट क्राउड आउट। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपका ये कॉन्सेप्ट होता है एंड दिस इज क्लियरली गिवन इन द स्टेटमेंट बी। आंसर इज ऑप्शन बी। A situation where government borrowing leads to higher interest rates which reduces private investment। तो भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है और गवर्नमेंट की बोरोइंग हाई हो जाती है, ये आपकी क्लियर पोजीशन है क्राउडिंग आउट इफेक्ट की। और मैंने ये भी बताया था क्लास में, इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया था 2 years अगो कि इंडिया में क्राउडिंग इन इफेक्ट हो रहा है, इंडिया में क्राउडिंग आउट नहीं हो रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो देखो, कॉन्सेप्ट तो क्राउडिंग आउट का यही है, एक्चुअल में इंडिया में क्राउडिंग इन हो रहा है, वो एक अलग बात है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्राउड फंडिंग इज और आर करेक्ट। क्राउड फंडिंग एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा लोग सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं और वो फंड रेस करते हैं, वो कहते हैं कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, स्पेशली सोशल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो क्राउड फंडिंग इज ए सोलिसिटेशन ऑफ फंड्स, स्मॉल अमाउंट, छोटा छोटा फंड होता है, क्राउड से होता है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल से ये कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स थ्रू ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो आपने देखा होगा काफी सारे प्रोजेक्ट की डिटेल दी जाती है और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन पर लिंक शेयर किया जाता है और फिर क्राउड फंडिंग और बेसिकली काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं इसके लिए जिनके थ्रू की जाती है ये। तो स्टेटमेंट 1 इज कंप्लीटली करेक्ट, ये कॉमन सेंसिकल बेस्ड है। स्टेटमेंट 2, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर एबल टू रेज फंड्स एट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट अंडरगोइंग रिगरस प्रोसीजर्स। देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, हालांकि अगर इसको हम सिंपल वे में देखें तो भाई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए तो कॉस्ट कम हो जाती है, लोअर कॉस्ट हो जाती है, लेकिन स्टेटमेंट विदाउट अंडरगोइंग रिगरस प्रोसीजर, ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो जाती है। अभी हम इसको मान के चल देंगे ठीक है, ठीक है, तो अभी हमारा आंसर जो हमने लिया है वो ऑप्शन सी लिया है, लेकिन हम देखते हैं यूपीएससी का लेता है, हो सकता है यूपीएससी ओनली 1 ले ले, यूपीएससी हो सकता है ओनली 1 ले ले, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा आपका डिबेटेबल है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, क्लासेस में हम डिस्कस करते भी हैं और यहां पर जो इन्होंने 2 डायमेंशन पूछे हैं ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डायमेंशन थोड़ा सा नया डायमेंशन है, MPI is calculated using Alkier-Foster methodology. So this statement is actually correct. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बेसिकली Alkier-Foster methodology क्या होती है, आपको याद होगा जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी यूनाइटेड नेशन वाली होती है, और उसमें हम डेप्रीवेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ईच फैक्टर में, ईच इंडिकेटर में क्या डेप्रीवेशन है। ठीक है, यानी कि क्या वहां पर हमारा जो पर्सन है वो डिप्राइव्ड है या नहीं है। डेप्रीवेशन के बाद हम देखते हैं कि उसका एक्सटेंट कितना है और फिर हमें कट ऑफ देखते हैं ओवरऑल, अगर वो कट ऑफ मीट नहीं कर पाता है तो फिर दैट इज क्लासिफाइड एज मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ये जो मेथोडोलॉजी है ये कंप्लीटली Alkier-Foster मेथोडोलॉजी है और दिस इज द नेम ऑफ पर्सन हु हैव गिवन दिस मेथोडोलॉजी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नाउ हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 के बारे में आपको पूरी तरह से आइडिया ना हो क्योंकि पॉपुलरली ये बुक्स वगैरह में भी डायरेक्टली मेंशन कई बार नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 and 3 क्या वहां से हम अपने आंसर को ड्राइव कर सकते हैं। तो MPI कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज ए टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर्स। तो यस, ये भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि भाई इंडिया की जो मेथोडोलॉजी है वहां पर हम 2 इंडिकेटर्स नए ऐड करते हैं, और वो नए इंडिकेटर कौन से हैं ये स्टेटमेंट 3 में इन्होंने दिए हुए, लेकिन स्टेटमेंट 3 का इनकरेक्ट फॉर्मेशन किया हुआ है। स्टेटमेंट 3 पहले पढ़ते हैं। मैटरनल हेल्थ, यानी कि MMR से हम मैटरनल हेल्थ को कैलकुलेट करते हैं। बैंक अकाउंट, ओके, आर कॉमन इंडिकेटर्स इन द MPI ऑफ नीति आयोग एंड MPI ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक्चुअली ये कॉमन नहीं है, एक्चुअली में दीज आर यूनिक टू इंडिया, यूनिक टू नीति आयोग रिपोर्ट।
सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 और 3 में तो आपकी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट. सो 3 तो इनकरेक्ट है, आप B एंड C को एलिमिनेट कर दीजिए. 2 पक्का इनकरेक्ट, पक्का करेक्ट है, तो D और A दोनों हो सकते हैं. और यहां पर अगर आपको स्टेटमेंट 1 नहीं क्लियर है कि वो सही है या गलत है, तो मैं एक आपको मेथड बताता हूं, क्लासेस में बताता हूं कि आपको अगर एक चीज के बारे में नहीं पता तो आप मान के चलिए कि मेरी नॉलेज इनकम्प्लीट है, मेरी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो पॉइंट यहां पर यह है कि आप स्टेटमेंट 1 को करेक्ट मार्क करेंगे और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है. अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं भी है तो आपको कुछ सर्टेन पैरामीटर्स के थ्रू काम करना होगा. तो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क इन दिस केस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट M1 एक्सचेंज, ये करंट अफेयर्स में था, रोल इन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग इज और आर करेक्ट. देखिए आपको याद होगा, मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूं MSME वाले केस में, एक TREDS प्लेटफॉर्म होता है और ये कई बार से आपका बजट में भी रेफरेंस आता है इसका. TREDS के थ्रू क्या होता है कि जो आपके सप्लायर होते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो एक TREDS प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होते हैं और ये TREDS प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होकर के सप्लायर जो गुड्स कस्टमर को बेचता है उसका इनवॉइस वो TREDS पर लिस्ट करता है, जिसको कस्टमर वेरीफाई करता है. और यहाँ पर बैंक्स वगैरह भी होते हैं. ये बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, ये जो सप्लायर ने इनवॉइस रेज किया है कस्टमर को, इसके बेसिस पर सप्लायर को वो फाइनेंसिंग दे देते हैं. इसको हम कहते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग. तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है एक्चुअली ये M1 एक्सचेंज का काम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के थ्रू ऑपरेट करती है, ठीक है. सो ये TREDS की मैकेनिज्म है, हमने क्लासेस में अच्छे से डिस्कस की थी. और M1 एक्सचेंज ये जो नाम है आपका करंट अफेयर्स में था. तो कौन सा करेक्ट है देखते हैं. M1 एक्सचेंज प्रोवाइड्स कोलेटरल बेस्ड लोन टू MSME. कोलेटरल बेस्ड लोन, कोलेटरल बेस्ड लोन इज एक्चुअली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट. यहाँ पर कोई चीज कोलेटरल की तरह रखी जाती है, कोई स्टॉक, इन्वेंट्री या कोई एसेट. तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, ठीक है. M1 exchange facilitates discounting of invoices and bill of exchange for MSME. So this is exactly what is the role of TREDS. TREDS exactly यही काम करता है. तो statement 2 is correct. M1 exchange functions as a credit rating agency for MSME. So this is incorrect. So answer is option B. तो 3 तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई ये तो है ही नहीं, ओके. और 1 भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर इज ऑप्शन 2. तो दिस इज समथिंग विच इज डूएबल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स. देखिए एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का भर भर के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं और ऑनलाइन ई कॉमर्स भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं. तो भाई ये जो जमाना है ये ऑनलाइन का है और क्वेश्चन ऑनलाइन से काफी आने ही आने हैं. ई कॉमर्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल where the seller has the control over the pricing but doesn't keep product in the stock, instead transfers customers orders and shipment details to the third party supplier who then ships the goods directly to the customer. तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेलर है और ये कस्टमर है. कस्टमर ने सेलर को ऑर्डर प्लेस किया किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू और सप्लायर क्या करता है, बेसिकली सेलर इन्फॉर्म करता है सप्लायर को और सेलर डायरेक्टली कस्टमर को ऑर्डर सेल शिप कर देता है, ठीक है. दिस इज द ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ये आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है. ऑप्शन बी एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल. एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल में बेसिकली आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कहते हैं कि अगर आप हमारे लिंक से कोई अमेजोन से या कहीं से भी कुछ परचेज करेंगे तो हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा. तो एक अमेजोन या कोई भी जो वेबसाइट होती है वो इंसेंटिवाइज करती है इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, अदर्स को कि भाई आप अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके हमें रेफर कीजिए और आपके थ्रू अगर आपके लिंक के थ्रू अगर हमारे पास कस्टमर आता है तो आपको कुछ उसका पोर्शन दिया जाएगा. दिस इज एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल. ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, जैसे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा रेजर पे या एक इंस्टा मोजो, ये 2 प्लेटफॉर्म है और भी कई प्लेटफॉर्म है. ये लोग अपने कुछ 1-2 रुपये फीस चार्ज करते हैं. ये पेमेंट बेसिकली पेमेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं.
तो ये ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल के बेसिस पर काम करते हैं। एजेंसी रेवेन्यू मॉडल ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है जहां पर एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो अपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है और एजेंट वो अपने प्रिंसिपल के बेसिस पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को सेल करता है। ठीक है, तो ये आपका एजेंसी रेवेन्यू मॉडल हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये भी करंट अफेयर्स में, कई सालों से करंट अफेयर्स में है। क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल डिजिटल कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है भाई, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, ये तो कंप्लीटली एब्सर्ड है ना। ऑल वर्ड से भी आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट एक एक्सट्रीम वे में जा रही है। नाउ ऑप्शन बी, टू रिप्लेस द प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर्स। भाई आज के समय में प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, रिप्लेस करने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कॉम्पीट करना, लेकिन रिप्लेस करने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी आपको बिल्कुल सही नहीं लगेगा। टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेयर्स बाय एनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क्स। ये एकदम सही इसका आंसर है, क्योंकि देखो ओपन नेटवर्क है और इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क, ये वर्ड भी आपस में अलाइंड है। और एक्चुअली आपको इतना तो आइडिया हो गई कि भाई यहाँ पर हम लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब का जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस किस तरह से है कि भाई सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, बायर होता है, सेलर होता है, सब लोग इंडिपेंडेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, अप टू 20% रेवेन्यू ये लोग चार्ज करते हैं। हम ओएनडीसी के थ्रू क्या कर रहे हैं कि जो सेलर है या बायर है वो जितने भी आपके ओएनडीसी प्लेटफॉर्म इंटर ऑपरेबल एप्स हैं उनको जाकर के अपना ऑर्डर प्लेस करता है, अपना ऑर्डर रिसीव कर सकता है, वहाँ से सेल परचेज कर सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी इज एक्चुअली करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू मैंडेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट टू फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। तो आप देख रहे हैं ऑल वर्ड का यूज काफी ज्यादा हो रहा है, जहां पर भी ऑल, ऑनलाइन, सॉरी ओनली, ऑल, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आप ए और डी को तो एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते हैं ऑल के थ्रू, बी रिप्लेस करने वाला, तो ये भी एक्सट्रीम एक तरह से है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। वैसे भी आंसर इज द करेक्ट वन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है नॉन फंजिबल टोकन्स, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके इर्द गिर्द आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अच्छे से करने चाहिए। Which one of the following statements about real world assets tokenization are correct? Tokenization is the process of turning real world assets into digital tokens using blockchain technology. This is actually correct. तो जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई पेंटिंग है, उनको हम एक टोकन नंबर दे देते हैं, उनको हम ऑनलाइन टोकनाइज कर देते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। ठीक है, टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑफर्स 24/7 एक्सेस प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। यस, एक बार टोकन हमने टोकनाइजेशन कर दिया, अब वो सेल परचेज के लिए अवेलेबल है 24/7 ट्रेडिंग के लिए। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स विल अलाउ एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। कहीं पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो मान के चलिए कि मेरी नॉलेज, खुद की नॉलेज कम है, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आपको फालतू में डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई हिंट नहीं मिलता है और आपकी नॉलेज भी लेटरल थिंकिंग कहती है कि यार इसमें कोई ऑब्वियस मिस्टेक नहीं है, तो आपको डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का जो फ्रेमिंग है ये भी, और ये जो आपकी सारी कमेटीज हैं ये भी, क्योंकि कमेटीज ये लेटेस्ट वाली नहीं है, पुरानी कमेटीज है सारी, है ना। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, एल.सी. गुप्ता कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, वाई.एच. मेलगाम कमेटी। देखिए ये भी करेक्ट है, एल.सी. गुप्ता भी करेक्ट है, वाई.एच. मेलगाम भी करेक्ट है। उर्जित पटेल कमेटी को हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन्होंने सजेस्ट किया था। उर्जित पटेल कमेटी, आपको याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही हुआ था। सो यहाँ पर जो ये मैटर है, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, दिस इज इनकरेक्ट। वैसे आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की है, लेकिन मैंडेट जो है ये गलत है, ऑब्जेक्टिव गलत है। बाकी मल्होत्रा कमेटी भी आपके ठीक है, एल.सी. गुप्ता कमेटी भी ठीक है, और मालेगाम कमेटी भी ठीक है। मालेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्लास में रेफर करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सब, है ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप डाउटफुल हो सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है,
तो बट आंसर इज ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंश्योरेंस एविएशन सेक्टर, इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर. देखिए लास्ट ईयर हमारा एक ये अहमदाबाद में जो एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये काफी न्यूज में था, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है. एविएशन हल इंश्योरेंस कवर्स द फिजिकल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द बॉडी, इंजन एंड ऑनबोर्ड इक्विपमेंट. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, अगेन अगर आपको नहीं पता तो जरूरी नहीं है कि भाई गलत होगा. ये मान के चलिए कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेटमेंट गलत है. कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिख रही, कोई भी इसमें ऐसा हिंट नहीं दिख रहा गलत हो सकता है. मान के चलिए कि ठीक होगा. Under the Montreal Convention adopted in 1999 by over 130 countries including India, airlines are strictly liable to pay compensation to the family nominee of every deceased passenger without requiring the family to prove fault. तो ये भी एक लिबरल क्लोज है जहां पर जो एयरलाइन है वो हर किसी को कॉम्पनसेशन देगा और फैमिली को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपकी गलती थी या नहीं थी. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी. तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेकर के इस तरह के क्वेश्चन को मार्क कर देना चाहिए. मैं मानता हूं कि रिस्क लेने में डर लगता है एग्जाम में, लेकिन कर लेना चाहिए आपको. नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल दोनों चीजें हैं इसमें, और काफी पुराना कॉन्सेप्ट है. वाजिंजम बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. वाजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज ए डोमेस्टिक कार्गो हब. यहां से ये जो वर्ड एक्सक्लूसिव है यहां से आपको हिंट मिल जाना चाहिए भाई ये डोमेस्टिक नहीं है, ये इंटरनेशनल है. ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है एक्सक्लूसिव वर्ड. सो ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों के लिए है, ओनली डोमेस्टिक नहीं है. ठीक है, टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोस्टल शिपिंग एंड एलिमिनेट द नीड फॉर फॉरेन कोलैबोरेशंस. एलिमिनेट आज के समय में फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए अलावा कुछ उसके बिना कुछ पॉसिबल है तो नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है आपको. ठीक है, बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म एंड हेरिटेज शिपिंग. अगेन ये आपकी नॉलेज, अगेन जो नॉलेज यहां पर काम आएगी ये कंटेनर शिप ट्रांसशिपमेंट के लिए है. यहां पर आपको नॉलेज चाहिए भाई. ये जो वर्ड है ना प्राइमरली, भाई हम वाजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज शिपिंग के लिए प्राइमरली नहीं बना रहे हैं, हम कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब की तरह इसको यूज करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका. By leveraging its natural deep draft and strategic location to reduce dependence on foreign transshipment ports, enhance revenue retention and reposition India in regional maritime trade. This is absolutely correct. क्योंकि एक्चुअली इसका जो डीप ड्राफ्ट है यानी कि इसकी जो डेप्थ है उसको ही हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स को हैंडल कर सकता है. लोकेशन भी नियर इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन है और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है. लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूशंस बेस्ड क्वेश्चन है और विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो टू कोऑर्डिनेट वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये फंक्शन तो ठीक लग रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डाउटफुल है क्योंकि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है तो फाइनेंस, राइट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये सब फाइनेंस के अंदर में आते हैं. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये न्यूज में रहता है. एसएफआई ये बहुत बार न्यूज में रहता है. जब भी कोई न्यूज आती है कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लिया करो. ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है एक्चुअली. ठीक है, ये कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के लिए है, ये बिल्कुल ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में. और यानी कि आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. थर्ड इज सीबीआई, सीबीआई टू प्रिजर्व वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर द हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये ठीक है. और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ये भी बिल्कुल ठीक है. सो इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज द गिवन डिटेल्स करेक्टली मैच्ड. तो आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, वन ओनली. सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी सेक्शन. प्राइमरली हमारे जो सोर्स नितिन सिंघानिया सर की बुक होती है और करंट अफेयर्स होते हैं, तो हम दोनों को कंबाइन करके मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. और अगेन आपको नई सोर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स अच्छे से करने होंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना सीखना होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से करना होगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.